ओके, सबसे पहले देखेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहला है फर्स्ट ग्रुप। एस ब्लॉक आपको पता ही है, पीरियोडिक टेबल में ये होता है एस ब्लॉक, और इसमें दो ग्रुप्स है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड। वी विल बी फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ग्रुप। तो कुछ कॉमन सी बातें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ग्रुप का NS1 है, वेयर N इज पीरियड नंबर। अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसका 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मतलब लास्ट सब कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफकोर्स जो रेगुलर ट्रेंड है वैसा ही है, टॉप से बॉटम कम होता है, बॉटम से टॉप बढ़ता है। उसके बाद है हाइड्रेशन इंथैल्पी। आपको पता है हाइड्रेशन इंथैल्पी, वाटर में अगर किसी भी आयन को, एनी आयन फॉर एग्जांपल Na+, इस आयन को डाल दिया जाए तो वाटर एक डायपोल है, इसीलिए इसको चिपक जाता है इस तरीके से, और ये अट्रैक्ट होकर इससे बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी जिसे हम कह सकते हैं। तो ये बॉन्ड बनने की वजह से कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, और एनर्जी बाहर निकलने से इस सिस्टम की एनर्जी कम होकर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो आयंस आर स्टेबिलाइज्ड इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रेशन, that is sticking of water to the ion, and the energy released in this process is called as hydration enthalpy। और ये हाइड्रेशन इंथैल्पी जितनी साइज़ इसकी छोटी होगी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ये छोटा होगा उतना वाटर उसके पास जाएगा, जितना ये बड़ा होगा वाटर उसके न्यूक्लियस के उतने ही दूर रहेगा। देखिए, ये जितना पास जाएगा उतनी एनर्जी ज़्यादा बाहर निकलेगी। So hydration enthalpy is inversely proportional to the size of cation, इस तरीके से। उसके बाद it is directly proportional to the charge on cation, क्योंकि चार्ज जितना ज़्यादा है उतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती है, नीचे से ऊपर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ऊपर साइज छोटी है, नीचे साइज़ बड़ी है, तो ऑफकोर्स इसके पास जितना वाटर ज़्यादा जाएगा, इसलिए हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा है। फैक्टर्स मैंने बताए, साइज ऑफ आयन इन्वर्सली रिलेटेड, चार्ज ऑफ आयन डायरेक्टली रिलेटेड। इसका मतलब होगा डायरेक्टली रिलेटेड, इसका मतलब होगा इन्वर्सली रिलेटेड। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा, इन्वर्सली रिलेटेड मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। रेडियस देखेंगे इस ग्रुप में, हम ट्रेंड्स देख रहे हैं डायरेक्टली। रेडियस के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक है मेटेलिक रेडियस, दूसरी है आयोनिक रेडियस। तो दोनों के दोनों टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे मैंने स्टार किया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस है और वही वो पूछने वाले हैं, याद रखना है। तो मेल्टिंग पॉइंट को स्टार किया, इसका मतलब है ये ट्रेंड के अपोजिट है। यूजुअली ट्रेंड हमारा क्या रहता है, जो हमने पहले ही शुरू में देखा है बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये उसका उल्टा है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डाउन द ग्रुप कम होते हैं। डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, लेकिन एक्सेप्शन दो है। एक्सेप्शन एक है पोटेशियम, देखिए याद होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो इसकी कम होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी इससे कम है, मतलब ये ऊपर है डेंसिटी में। ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखना है, वही पूछते हैं बार बार। उसके बाद है ई नॉट वैल्यू, इसे रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ई नॉट वैल्यू, इसके बारे में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, अब तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब खुद का रिडक्शन कितना होगा, अच्छी तरीके से ये बताता है। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा मतलब उसका रिडक्शन फास्ट हो सकता है, यानी वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमको पता है पीरियोडिक टेबल में, देखिए रिडक्शन अच्छा होना, मेरा रिडक्शन अच्छा होता है मतलब मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जल्दी करता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जल्दी करता हूँ मतलब लूज स्लोली करता हूँ। लूज स्लोली करता हूँ मतलब मेरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है,
इसका मतलब ई नॉट ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा है। तो याद रखना है, जैसे कि हमने बताया था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उसके बाद नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चारों चीज़ें अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन बताती है। तो सिमिलरली ई नॉट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ये चारों चीज़ें ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती है, वैसे ई नॉट वैल्यू ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होनी चाहिए। और ऐसा ही ट्रेंड एक्चुअली है जनरल, लेकिन इसमें एक्सेप्शन 2 है। देखिए यूजुअली क्या होना चाहिए, ऐसे ग्रुप में कम होते जाना चाहिए। ई नॉट वैल्यू इनकी बेसिकली निगेटिव रहती है, ये निगेटिव क्यों रहती है बाद में पता चलेगा आपको। लेकिन कुछ भी हो, अगर इधर ई नॉट है और एलिमेंट्स को हम प्लॉट करेंगे तो लिथियम से लेकर सेजियम तक ऐसे कम होते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिथियम की ई नॉट वैल्यू कम है, फिर सोडियम एब्रप्टली ज़्यादा है, फिर वहाँ से रुबिडियम तक कम होती है, और फिर सेजियम कम होने की जगह पर थोड़ा बढ़ जाता है। सो ये 2 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। और लिथियम की -3 से भी कम है। ये ऐसा क्यों है, तो इसकी तो लिए रीज़न है कि इसकी साइज़ एक्सेप्शनली छोटी है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन इसके बारे में डिटेल में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पता चलेगा, अब नहीं समझ सकता। उसके बाद है फ्लेम कलर्स। फ्लेम कलर बेसिकली क्या होता है, किसी भी अल्कली मेटल को आप जब हीट करते हो फ्लेम के ऊपर, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर ऊपर के ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। तो कोई भी अल्कली मेटल है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एक्साइट होके ऊपर चला जाएगा। ये ऐसा एक्साइट होने के बाद जब ये आप फ्लेम निकाल देते हो, तो ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है फिर ये वापस आ जाते हैं अपने अपने ग्राउंड स्टेट में। जब वापस आते हैं तो ये फोटोन, एनर्जी वाला फोटोन बाहर फेंक देते हैं, और इस फोटोन की वजह से हमको ये कुछ कलर्स एमिट हुए हैं ऐसा लगता है। सो कलर इज ऑब्जर्व, और ये कलर विजिबल रेंज में रहते हैं, इसलिए हमको ये दिखते हैं। तो अलग अलग मेटल को अलग अलग कलर से पहचाना जा सकता है। जैसे लिथियम है तो उसका कलर क्रिम्सन रेड है, सोडियम है तो उसका येलो कलर है उसके फ्लेम का, पोटेशियम है तो वायलेट कलर है, रुबिडियम है तो रेड वायलेट है, और सीजियम है तो ब्लू है। इसको याद करने के लिए देखिए LIC, ये जीवन बीमा की कंपनी है ना LIC, तो लिथियम क्रिम्सन रेड। सोडियम के लिए यस नो टाइप क्वेश्चन, येलो सोडियम। KVPY की एग्ज़ाम होती है किशोर वैज्ञानिक वाली, तो KVPY मतलब पोटेशियम वायलेट। ये तो सिंपल है, रुबिडियम रेड RR। CBSC या फिर सास बहु, सास ब्लू मतलब बहु। देखिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो यम मेटल है वो कोई भी अल्कली मेटल है पहले ग्रुप का, तो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होने पर उसका ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये ऑक्साइड अलग अलग तरीके होते हैं। अगर लिथियम है तो मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। सोडियम है तो सोडियम परऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। पोटेशियम है तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो ये पोटेशियम से आगे 3 लोग जो है वो क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। बेसिकली मोनोऑक्साइड का मतलब होता है O2- आयन, परऑक्साइड का मतलब होता है O2-2-, और सुपर ऑक्साइड का मतलब होता है O2 एक ही माइनस। मतलब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे हम, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर इधर -2 चार्ज है, इधर दोनों के ऊपर -2 है, मतलब एक के ऊपर -1 है, और सुपर ऑक्साइड में दोनों के ऊपर मिला के एक माइनस है, मतलब एक के ऊपर -1/2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कम होते जा रही है। मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ये 3 का ऑक्सीजन के आयंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। परऑक्साइड के बारे में तो हमने H2O2 में भी देखा था, ये कुछ इस तरीके से होता है परऑक्साइड। इधर H लगाओगे तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ओके, अब उसके बाद याद रखना है कि ये मोनोऑक्साइड छोटा आयन है, ये बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है। इसीलिए बड़ा एनायन बड़े कैटायन के साथ ज़्यादा स्टेबल रहता है। ये एक थंब रूल याद रखना है आपको। लार्ज एनायन इज स्टेबल विथ लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन इज स्टेबल विथ स्मॉल कैटायन। इसीलिए ऊपर वाले छोटे एनायन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं, तो नीचे वाले बड़े एनायन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि ये भी खुद बड़े हैं। उसके बाद
लिथियम के साथ अगर आप रिएक्शन मेटल अगर ये अपना लिथियम है तो लिथियम की रिएक्शन अगर नाइट्रोजन के साथ होती है तो लिथियम नाइट्राइड फॉर्म होता है। ओनली लिथियम ही यह रिएक्शन दिखाता है, बाकी कोई भी मेटल इस ग्रुप का ये रिएक्शन नहीं दिखा सकता, और ये लिथियम नाइट्राइड कोवैलेंट कैरेक्टर का है। वाटर के साथ अगर इस मेटल की रिएक्शन होती है इस ग्रुप के तो मेटल हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली फॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये हमने हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में भी देखा है। अगर इस मेटल की रिएक्शन मतलब फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करोगे इस टेम्परेचर पे, मतलब 600 to 1000 केल्विन पर, तो मेटल हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे जो कि हाईली आयोनिक इन कैरेक्टर है। अगर इनकी रिएक्शन हैलोजेंस के साथ होती है तो मेटल हैलाइड्स फॉर्म होंगे, अलग अलग मेटल हैलाइड्स फॉर्म होंगे। अगर यम लिथियम है तो, और यक्स क्लोरीन है तो लिथियम क्लोराइड, ये सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड। अगर यम हमने पोटेशियम लिया और यक्स हमने ब्रोमीन लिया तो KBr फॉर्म होगा। मतलब ऐसे अलग अलग तरीके के मेटल हैलाइड्स फॉर्म होंगे। मेटल हैलाइड्स, ये मेटल हैलाइड्स सभी के सभी आयोनिक होते हैं, लेकिन लिथियम के मेटल हैलाइड्स कोवैलेंट रहते हैं और लिथियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है। यह ऐसा क्यों है हमने देखा है, देयर इज़ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, और उसके लिए हमने फैक्टर्स भी देखे हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड चैप्टर हमने देखा है। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चार्ज ऑन कैटायन, डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज ऑन एनायन, डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज ऑफ एनायन एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ कैटायन। ये फैक्टर आपको याद होने चाहिए, इन्हें फजन्स रूल भी कहते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप अल्कली मेटल को अमोनिया के अंदर डाल देते हो, लेट अमोनिया के उसके अंदर X+Y मोल्स है, यानी X मोल अमोनिया अलग से पकड़ना है और X मोल अमोनिया अलग से पकड़ना है। तो होता क्या है, इन अमोनिया में से X अमोनिया इस मेटल के साथ, बेसिकली जब ये मेटल अमोनिया के बीच में आप डाल देते हो तो ये मेटल क्या करता है, खुद के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और खुद कैटायन में चेंज हो जाता है। तो कुछ अमोनिया इसको आके चिपक जाते हैं और कुछ अमोनिया इस इलेक्ट्रॉन को आके चिपक जाते हैं। लेट इसको आके X अमोनिया चिपके, इसको आके Y अमोनिया चिपके, तो इसको हम लिखते हैं कुछ ऐसा, मेटल विथ अमोनिया हैविंग प्लस चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन के बाजू में अमोनिया, इसे बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इस सॉल्यूशन को ब्लू कलर आता है। ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट हो जाता है। अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका कलर होता है ब्रोंज और तब ये डायमैग्नेटिक होता है। जब इस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रखा जाता है, मतलब ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम, तो इनमें से कुछ आयंस, कुछ मेटल्स इलेक्ट्रॉन के साथ फिर से कंबाइन हो जाते हैं और अमोनिया के साथ एक रिएक्शन दिखाते हैं जिससे मेटल अमाइड फॉर्म हो जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। मतलब ये जल्दी नहीं होता, कुछ देर रुकने के बाद ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद मेटल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। इसके अंदर के सभी एस्पेक्ट आपको एक बार फिर से देख लेने चाहिए। अब अल्कली मेटल के बारे में, खुद के बारे में हो गया, अब उनके कंपाउंड्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहले उनके ऑक्साइड्स के बारे में। तो पहला है लिथियम अल्कली मेटल में। तो लिथियम जो है वो ऑक्साइड भी फॉर्म करता है और परऑक्साइड भी फॉर्म करता है, कुछ पैमाने पर, ज़्यादा नहीं। सोडियम परऑक्साइड फॉर्म करता है और थोड़ा बहुत सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म करता है, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सभी के सभी सुपर ऑक्साइड ही फॉर्म करते हैं और ये सभी के सभी येलो इन कलर होते हैं और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। मैग्नेटिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने बॉन्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होते हैं कंपाउंड्स।
लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेज लार्ज एनायन बाय लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स, ये आपको थंब रूल याद रखना है। अगर वाटर के साथ इन ऑक्साइड्स को रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, जैसे कि अल्कली मेटल के ऑक्साइड को रिएक्ट करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। अगर परऑक्साइड को रिएक्ट करोगे वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म होगा। और सुपर ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाता है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन से देखिए, 2-4 बार लिख लिया तो पूरा आपको बायहर्ट हो जाएगा। अब हमको देखना है इनके हैलाइड्स के बारे में। इनके हैलाइड्स प्रिपेयर करते हैं, उस मेटल को हैलोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल हैलाइड फॉर्म होगा। जैसे कि अगर आप सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो NaCl फॉर्म होगा, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को फॉर्मेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसके बारे में आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे। इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि इस रिएक्शन में कुछ हीट बाहर निकलती है। जब हीट बाहर निकलती है तो डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव होती है, -20। माइनस का मतलब एक ही होता है कि 20 जूल इतनी हीट बाहर निकली। तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको बस मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। किसी रिएक्शन में अगर आपको -30 जूल दिखाई देता है तो वहाँ पर 30 जूल एनर्जी बाहर निकली, यही उसका मतलब है। माइनस का मतलब कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों में से ज़्यादा हीट कहाँ बाहर निकली, तो यहाँ ज़्यादा बाहर निकली। लग सकता है कि मैथमेटिकली -30 तो -20 से छोटा है, तो ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा ये है, क्योंकि बड़ा कौन है देखने के लिए हमको बस इसका मैग्नीट्यूड देखना है। यहाँ पर साइन सिर्फ एक ही चीज़ इंडिकेट करता है कि हीट इवॉल्व हो गई है। सो डोंट टेक दैट मैथमेटिकली। इसीलिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H लिया है, मतलब हमको बस उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, कहाँ पे ज़्यादा बाहर निकलेगी। अगर आप ग्रुप में देखोगे अल्कली मेटल के, तो ये यम अगर लिथियम से लेकर आप सेजियम तक जाते हो तो ऊपर से नीचे ये हाइड्रेशन इंथैल्पी बढ़ती हुई जाती है। मतलब लिथियम हैलाइड के लिए हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होगी, उससे ज़्यादा सोडियम हैलाइड को ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है मेटल फ्लोराइड्स का। अगर यह हैलोजन की जगह पर फ्लोरीन होता तो ये ट्रेंड उल्टा होगा, मतलब लिथियम फ्लोराइड फॉर्म होने के लिए ज़्यादा एंथैल्पी बाहर निकलेगी, सोडियम फ्लोराइड के लिए कम निकलेगी। बस ये फ्लोराइड के लिए, बाकी हैलोजेंस के लिए ऊपर से नीचे बढ़ रही है, फ्लोरीन के लिए नीचे से ऊपर बढ़ती है। उसके बाद अगर आप मेटल कांस्टेंट रखते हो और हैलोजन को चेंज करते हो तो मेटल फ्लोराइड्स के लिए सबसे ज़्यादा हीट बाहर निकलती है, क्लोराइड के लिए कम, ब्रोमीन के लिए कम, आयोडीन के लिए और भी कम। इसका मतलब है अगर आप मेटल को चेंज करते हो तो ऊपर से नीचे बढ़ती हुई जा रही है, और अगर आप हैलोजन को चेंज करते हो तो नीचे से ऊपर बढ़ती है हीट। ये उल्टा ट्रेंड है, देख लो ज़रा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर आप देखोगे इनके, तो मेटल फ्लोराइड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की तरह इसका ट्रेंड है। सभी के सभी मेटल फ्लोराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन लिथियम फ्लोराइड और सेजियम आयोडाइड इन दोनों की सोल्युबिलिटी वाटर में कम है। इसका रीज़न है लिथियम फ्लोराइड की लैटिस इंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको वाटर में डालने के बाद तोड़ना बहुत मुश्किल है, और सेजियम आयोडाइड की हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत कम है। इसका मतलब है इसको वाटर में डालने के बाद तोड़ना आसान है। देखिए वाटर में सोल्यूबल होना मतलब क्या, मेटल हैलाइड को वाटर में डालोगे तो ये मेटल हैलाइड टूटना चाहिए प्लस और माइनस में, और टूटने के बाद इसके बाजू में वाटर आके चिपकना चाहिए। जब वाटर इसको अटैच होता है तभी एनर्जी बाहर निकल के इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है।
तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तोड़ने के लिए लैटिस इंथैल्पी लगती है और चिपकने के लिए हाइड्रेशन इंथैल्पी लगती है। लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा है मतलब इसको तोड़ना डिफ़िकल्ट है, तो ये सोल्यूबल नहीं होगा। हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है मतलब इसको वाटर चिपकेगा, लेकिन चिपकने के बाद ज़्यादा एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी। ज़्यादा एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी तो स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं तो ये प्रोसेस उतनी फेवरेबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होने की वजह से इसकी सोल्युबिलिटी कम है। मतलब ये ऐसा है, देखिए लिथियम, सोडियम और सबसे नीचे सीजियम, इधर है फ्लोरीन, क्लोरीन और सबसे नीचे आयोडीन। ये दोनों लेस सोल्यूबल है और इन दोनों के बीच का कंपाउंड भी लेस सोल्यूबल है। उसके बाद साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन होता है, जैसे कि H2SO4, H3PO4, HClO4। अब इन एसिड्स के साल्ट मतलब बस इनमें हाइड्रोजन निकालना है और कोई कैटायन लगा देना है। जैसे कि H2SO4 का इस ऑक्सो एसिड का साल्ट है Na2SO4। अगर आप देखोगे स्टेबिलिटी के बारे में तो कार्बोनेट्स, ये गलत लिखा है, कार्बोनेट्स चाहिए। कार्बोनेट्स मतलब साल्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स, कोई भी कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट और बायकार्बोनेट, इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद ही होना चाहिए, ट्रेंड्स याद होने चाहिए। एज इट इज़ क्वेश्चन पूछते हैं इस पर, बहुत ही टाइम सेविंग क्वेश्चन होते हैं। अगर इन क्वेश्चंस में आपने टाइम बचा लिया तो आप फिजिक्स के लिए टाइम निकाल सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स के लिए टाइम बचा सकते हो। तो ये चैप्टर पूरे रटे होने चाहिए। पहले तो समझना है लेकिन बाद में रटना है, जिससे कि आप क्वेश्चन बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकोगे। तो सबसे पहले सोडियम के कुछ कंपाउंड देखने हैं हमको। तो सोडियम के कंपाउंड में सबसे पहले है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 वाटर के मॉलिक्यूल उसको वाटर ऑफ हाइड्रेशन बोल के अटैच हुए हैं। तो इसको प्रिपेयर करते हैं सॉल्वे प्रोसेस से। वो प्रोसेस हम देखेंगे। सॉल्वे प्रोसेस में सबसे पहले अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। ये अमोनियम कार्बोनेट जो फॉर्म होता है उसको फिर से वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो अमोनियम बायकार्बोनेट फॉर्म होगा। ये अमोनियम बायकार्बोनेट को NaCl के साथ ट्रीट करने पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। देखिए ये इसकी जगह पर चला गया, ये इसकी जगह पर आया, तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो गया और सोडियम बायकार्बोनेट फॉर्म हो गया। ये सोडियम बायकार्बोनेट को थोड़ा सा हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और ये गैस रिलीज हो जाता है विद द रिलीज ऑफ वाटर। तो ये सोडियम कार्बोनेट ही हमारा वॉशिंग सोडा है। अब बेसिकली यहाँ पे जो ये अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है इसको रीयूज़ किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह क्या होगा, ये इसके साथ चला जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया रिलीज़ होगा और वाटर, बेसिकली इसको मिला के अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बन जाता है। लेकिन ये जो रिलीज़ हुआ अमोनिया है इसको फिर से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को रिसाइक्लिंग बोलते हैं। अब उसके बाद है ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब वॉशिंग सोडा, इसकी प्रॉपर्टीज़। इसको अगर 375 केल्विन तक हीट किया जाता है तो ये मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है, मतलब इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन इसको 373 के आगे अगर आप हीट करोगे तो ये जो बचा कुचा वाटर है वो भी निकल जाएगा और ये जो बचती है उसे बोलते हैं सोडा ऐश। और अगर सोडियम कार्बोनेट को आप पानी में डालते हो तो ये जो कार्बोनेट वाला पार्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर बायकार्बोनेट फॉर्म करता है और OH- आयन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन को अल्कलाइन बना देता है। उसके बाद हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड मतलब नमक होता है, खाने का नमक।
उसको प्रिपेयर करना है तो सिंपली आप समंदर से पानी लाओ, सी वाटर, उसको फैला के रख दो और उसको सूरज की हेल्प से इवेपोरेट होने दो। पानी निकल जाने के बाद में जो बचेगा वो नमक होगा, NaCl। ये सबसे सिंपल मेथड है। दूसरी एक मेथड है, उसमें क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन मतलब सभी साल्ट का सॉल्यूशन होता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद आपको उस ब्राइन में कौन से साल्ट मिलेंगे, NaCl, MgCl2, Na2SO4, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब, इसे बोलते हैं क्रूड NaCl। फिर उसमें क्या करते हैं, एक थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं इस बकेट में, मिनिमम वाटर, बहुत ही कम, और फिर क्या करेंगे, फ़िल्टर आउट करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद क्या होता है, जो इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है पानी में, बेसिकली पानी बहुत ही कम डाला है इसीलिए ये पानी में घुल जाता है, ये भी घुल जाएगा और MgCl2 भी घुल जाएगा पानी में, क्योंकि इन सभी की सोल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसकी सोल्युबिलिटी कम है इसलिए वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा और ये फ़िल्टर करने के बाद रेसिड्यू की तरह बाहर आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है NaCl, CaCl2, MgCl2। अब इनमें से हमको NaCl को बाजू को निकालना है। अब इसमें से क्या करना है, ये ड्राई HCl गैस को पास करना है। ड्राई HCl गैस को पास करने के बाद NaCl क्रिस्टल आउट हो जाता है। इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में समझेगा, लेकिन अभी उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस ड्राई HCl पास करने पर NaCl क्रिस्टलाइज हो जाता है अब, और ये पानी में सोल्यूबल है अभी भी। तो NaCl क्रिस्टल आउट होने की वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर पेपर लगा सकते हैं। फ़िल्टर पेपर लगाने के बाद क्या होता है, ऊपर जो सॉलिड क्रिस्टल्स है वो बैठ जाते हैं और नीचे सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ पानी के साथ चली जाती है। इस तरीके से हमें NaCl मिल गया, जिसे हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं। अब हमको प्रिपरेशन देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये प्रिपरेशन किया जाता है कैसनर केल्नर सेल में। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें ब्राइन डाला हुआ है। ब्राइन मतलब NaCl डिजॉल्व्ड इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद सिंपल सी बात है, कैथोड की तरफ कैटायन चला जाता है। ब्राइन मतलब क्या है, उसमें Na+, Cl-, H+, OH-, वाटर, ये सब है। तो कैथोड की तरफ कैटायन यानी कि Na+ चला जाएगा और ये Na+ कैथोड पे जाकर रिड्यूस हो जाएगा और सोडियम मर्क्यूरी का एमालगम फॉर्म होगा, क्योंकि ये जो कैथोड्स बने हैं वो मर्क्यूरी के बने हुए और ये एनोड जो बना है वो कार्बन का बना हुआ है। तो सोडियम और मर्क्यूरी का एमालगम फॉर्म होगा। तो इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है। इस एमालगम को वाटर के साथ रिएक्ट होने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और मर्क्यूरी भी बाजू में चली जाएगी और आपको NaOH मिलेगा। उसके बाद है आपका बेकिंग सोडा NaHCO3। इसको प्रिपेयर करते हैं सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना है बस, तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। इसके बारे में इतना ही।